चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि चार्जेस कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं। तो देखा ये गया कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है किसी को नहीं पता, बहुत ही कन्वेंशनल है। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं, तब पॉजिट्रॉन हायर से लोअर की ओर बढ़ते हैं, एकदम ऑपोजिट कंडीशन दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेड देख रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे भी ऑपोजिट ट्रेड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर तक जा रहा है तो कहा जाता है कि पॉजिट्रॉन हायर से लोअर तक जा रहा है। लेकिन क्यों किसी को नहीं पता। करंट का ये चरित्र इतना विपरीत क्यों है ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये पता है कि चार्जेस लोअर से हायर तक क्यों जाते हैं, ये बता सकता हूं मैं। एक बैटरी का एग्जांपल लीजिए, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, मतलब कि दो एंड पॉइंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मतलब कि एक टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज, एक टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों टर्मिनल में चार्जेस हैं, मतलब कि दोनों टर्मिनल में अपनी अपनी क्षमताएं होंगी। इस टर्मिनल की क्षमता अलग, इस टर्मिनल की क्षमता अलग। क्षमता मतलब पोटेंशियल। अब हम जब दोनों टर्मिनल की क्षमताओं को कंपेयर करेंगे, पोटेंशियल को जब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपैरेटिवली एक में ज्यादा होगा, एक में कम होगा। इसमें क्षमता ज्यादा है, हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं, इसमें कम है, लो पोटेंशियल बोल सकते हैं। अब अगर नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होते दोनों साइड, तो एक दूसरे को दूर भगाते, रिपल करते। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्शन के भाव से। लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा किसमें है, जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है। जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है मतलब कि हाई पोटेंशियल पॉइंट। अब हाई पोटेंशियल पॉइंट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसको तो आराम से खींच लेगा, यहाँ के चार्जेस को आराम से खींच लेगा। तो क्या देखने को मिला, लोअर पोटेंशियल से चार्जेस हायर पोटेंशियल तक जा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, लोअर पोटेंशियल से चार्जेस हायर पोटेंशियल तक जाते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस था। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतनी ज्यादा होगी और करंट का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब इन्हीं चार्ज को मल्टीप्लाई करके मैंने बना दिया 6.24 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 चार्ज। तो मैं ये बोल सकूंगा कि दिस मच चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। इतनी चार्ज एक कूलम चार्ज के बराबर है। अब करंट क्या होता है, नदी में करंट है, करंट मतलब फ्लो, बहाव, बहना। नदी में क्या होता है, पानी होता है। पानी कभी भी स्थिर नहीं होता, वो बहता रहता है, बहता रहता है, बहता है, बहते 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 बहते, मतलब फ्लो है। लेकिन हम यहाँ पानी की बात नहीं करेंगे, नदी के करंट की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो हम लोग चार्जेस की बात करेंगे, चार्जेस की बात करेंगे। फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम is करंट रेट, रेट ऑफ करंट या फिर करंट का रेट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपको समझ ही नहीं आया होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी चार्ज किसी पॉइंट से दिए गए समय में निकल रही है। दिए गए समय में किसी पॉइंट से कितनी चार्ज निकल रही है, वो करंट का रेट होता है। कौन से करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। इसको हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू Q बाई T। Q मतलब कूलम चार्ज और T कभी भी टाइम के लिए होता है, क्योंकि सेकंड में लिया जाएगा। ठीक है, अब कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हुई। 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हुई, तो करंट का रेट क्या होगा, 5 कूलम पर सेकंड।
बिल्कुल सही हूं मैं, कहीं गलत नहीं हूं, लेकिन कूलम पर सेकंड का एक स्पेसिफिक वर्ड होता है एम्पियर, 5 एम्पियर। अब करंट मेजर करने का एक डिवाइस भी आता है, एक मीटर भी आता है, एम मीटर। इतना भी क्लियर हो गया। अब करंट डेंसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट लिखूंगा मैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे करंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम इज करंट डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि दिए गए समय में एक पॉइंट से कितनी करंट पास हो रही है। अगर कम हो रही है तो डेंसिटी कम है, अगर ज्यादा हो रही है तो करंट डेंसिटी भी ज्यादा है। कैसे लिखेंगे? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाय टाइम। टाइम फिर से टाइम सेकंड से। इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं मिटाऊं? बिल्कुल मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कूलम्स लॉ पे काम करना है। कूलम ने कुछ कहा था, 4 बातें कही थी फोर्स को लेकर, मात्र फोर्स, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4। ओके, 4 बातें कही थी उन्होंने। उन्होंने क्या किया? सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस रख दिए आमने सामने। अब दोनों चार्ज के सेंटर से एक लाइन बना दिया, इस प्रकार से एक लाइन बना दिया जोड़ते हुए, और इसी लाइन को पार तक ले गए। पार तक क्यों ले गए? क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या फिर मतलब समझ रहे हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट कर जाते। लेकिन यहाँ पे दोनों यूनिट सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। अब दोनों चार्जेस भी बराबर है, तो जितना दूर ये इसको भगाना चाहता है उतना दूर ये इसको भगाना चाहेगा। अगर 2 मीटर ये भगाएगा तो 2 मीटर ये भी भगाना चाहेगा, क्योंकि चार्जेस इक्वल है और पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए दूर भगाएंगे। तो देखना ये है, लाइन इसलिए बनाया है कि देखना ये है कि लाइन से कहाँ जा रहे हैं, लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, लाइन से दाएं बाएं, कहाँ जा रहे हैं लोग, ये देखना है। तो उन्होंने ये देखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों? अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो। और रिपल्सन, रिपल्सन कब होता है? जब दोनों सेम यूनिट के होते हैं, सेम साइन के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज ऑन लाइन adjoining the center of two charges. The force of attraction or repulsion is on the line. लाइन से भटके नहीं है। अगर अट्रैक्ट भी हुए हैं तो उसी लाइन पे है, और अगर रिपल भी हुए हैं तो उसी लाइन पे है। किस लाइन पे? adjoining the center point of two charges। दोनों चार्ज के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन किया गया था उसी लाइन पे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिपल भी हो रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं, इधर उधर नहीं हो रहे हैं। पहला चीज ये देख लिया। दूसरा उन्होंने क्या देखा? दूसरा उन्होंने ये देखा कि जितनी ज्यादा चार्ज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो इक्वल टू चार्ज। चार्ज को उन्होंने Q से डिनोट किया था। दो चार्ज लिए थे, Q1 Q2, Q1 और Q2, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा चीज क्या देखा उन्होंने? डिस्टेंस को लेकर। उन्होंने दो चार्जेस को पास पास रख दिए, दो चुंबक को उन्होंने पास पास रख दिया कुछ इस प्रकार से कि वो कांपने लगे, या तो अट्रैक्ट होने के लिए या दूर भागने के लिए कांपने लगे। तब तक कूलम का ध्यान गया, मिटाया और दूर किया। अब ये कंपन जो था, अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो सिग्नेचर था, ये बंद हो गया, कम हो गया। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स कम हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को उन्होंने r से नोट किया था, r से नोट किया था। ठीक है, लेकिन ये सब काम तो होंगे जहां भी होंगे, लेकिन होंगे जरूर, लेकिन डिपेंड करेगा कितना होगा कितना नहीं, किस पे?
मटेरियल पे। अब मटेरियल अलग अलग होता है, कौन सा मेटल कितना डेंस है, सबकी चरित्र अलग अलग होती है। सारे मटेरियल की चरित्र अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, है ना। कि कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कौन ज्यादा डेंस है, ये सब डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो मटेरियल के प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दो। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दो। तुम जिस भी मटेरियल पे काम कर रहे हो, मटेरियल के प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दो। टंगस्टेन को टंगस्टेन जैसा रहने दो, उसे हीट अप मत करो, मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाएंगे। फिर टंगस्टेन जैसे नेचुरली काम करता है वैसे काम नहीं करेगा। कॉपर जैसे नेचुरली काम करता है वैसे काम नहीं करेगा। वो जैसा है, वो नेचुरली जैसा है, उसको वैसे ही रहने दो, कांस्टेंट कर दो, इसको कुछ मत करो। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता तो हम एक ही वैल्यू लगा के निपटा देते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है, तो उनकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दो, उनके प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दो, स्थिर कर दो, कांस्टेंट कर दिया। लेकिन वैक्यूम लेवल पे 8.99 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है। इसे कहा जाता है कूलम कांस्टेंट। जीरो लेवल पे, मतलब कि वैक्यूम पे कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट 8.99 को हम 9 भी लेके चलते हैं, राउंड फिगर 9 भी लेके चलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम पहले तो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट कीजिए उसको, तभी होगा। Q1 Q2 ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, और R। अब R स्क्वायर कैसे बन जाएगा मैं आपको बताऊंगा। R स्क्वायर बन जाता है कहीं जाके, मैं बताऊंगा कैसे। पहले हम लिख लेते हैं। K का वैल्यू मेरे पास है, Q1 का वैल्यू 4 कूलम, Q2 का वैल्यू 2 कूलम, और डिस्टेंस का वैल्यू 4 मीटर। चलिए 4 मीटर कर दिया। अब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2 कूलम बाय डिस्टेंस क्या था 4 मीटर इसका, 4 मीटर इसका भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे। 4 2 जा 8 कूलम स्क्वायर, 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन, ये वैल्यू एज इट इज हम लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब c स्क्वायर से c स्क्वायर को काट दिया, m स्क्वायर से m स्क्वायर को काट दिया, 8 1 जा 8 2 जा, अपने पास क्या वैल्यू बचे आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको अगर काट दूं इससे, तो ये बन जाएगा 4.5। क्या बचा मेरे पास, फोर्स का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस, इसको पहले मैं मिटा दूं। ओके, रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट, रुकावट होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रोकना, किसी को स्टॉप करना, वहीं पे रोक देना। इसको हम ओम से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ओम ने रेजिस्टेंस को नहीं ढूंढा, रेजिस्टेंस ने ओम को ढूंढा है। ओम तो केवल वोल्टेज और करंट को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, या इनइक्वल करने की कोशिश कर रहे थे, कि मैं वोल्टेज को उतना ही रहने दूं, करंट को ज्यादा कर दूं। तो नहीं हो पा रहा था उनसे बाहर। एक मटेरियल लिया उन्होंने, एक तार लिया, मटेरियल एक मटेरियल लिया, करंट फ्लो हुई एक वोल्टेज के साथ। मान लीजिए 20 वोल्टेज पे 10 एम्पियर की करंट बढ़ने लगी,
तो उन्होंने चाहा कि मैं वोल्टेज कम कर दूं और करंट को ऐसा ही रहने दूं। तो इसको आधा किया, ये अपने आप आधा हो गया। फिर जब उन्होंने इसको 3 गुना किया, ये अपने आप 3 गुना हो गया, मतलब कि 15 और 30 ऐसा देखने को मिला। इसको कम करने की कोशिश में ये अपने आप कम हो जा रहा है, मटेरियल चेंज किया उन्होंने। सेकेंड मटेरियल किया, सेकेंड मटेरियल में क्या था कि जब उन्होंने वोल्टेज को हाई पे किया, फर्स्ट मटेरियल में अगर हाई पे किया था तो 20 हो गया था, सेकेंड मटेरियल पे जब हाई पे किया तो 20 ना होके 16 पे अटक गया, हाईएस्ट पीक पे गया तो 16 तक गया और करंट गया 4 एम्पियर तक। अब वो क्या हुए, कंफ्यूज हुए कि पहले मटेरियल में जब मैंने हाईएस्ट पे किया था तो 20 हुआ था और करंट 10 हुआ था, यहाँ पे 16 और 4 का आंकड़ा बन गया है, हाईएस्ट करंट पे। ऐसा क्यों? रुको मैं आधा करके देखता हूँ मेरे वोल्टेज को, शायद यहाँ मेरा कुछ काम कर जाए। यहाँ आधा किया, वोल्टेज 8 हो गया, करंट अपने आप आधा होके 2 हो गया और वोल्टेज को उन्होंने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 गुना किया, करंट अपने आप 3 गुना हो गया, 24 बन गया और ये 6 बन गया। मतलब कि अब तक इनको 2 बातें समझ में आ गई थी। पहला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या यूं कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पहली बात उनको ये समझ में आई। दूसरी बात क्या समझ में आई ना, कि मटेरियल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। पहले उन्होंने लाइट मटेरियल लिया, जिस पे काम अच्छा चल रहा था, वो बहुत लाइट, बहुत डेंस मटेरियल नहीं था, उस पे काम अच्छा चल रहा था। दूसरे कंडीशन में बाय मिस्टेक उन्होंने डेंस मटेरियल ले लिया, जो बहुत कॉम्पैक्ट था, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट थे, वो करंट को आसानी से पास ही नहीं होने दे रहे। जैसे कि लाइट में होता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आते ही स्लो हो जाती है, करंट भी स्लो हो जा रही है। बहुत डेंस मटेरियल था, ये रोक दे रहा है, रेजिस्ट कर दे रहा है। अब यहाँ से आ गया रेजिस्टेंस। अब इन्होंने पता लगाया कि रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हो रहा है यहाँ पे। फिर आए वो पहले मटेरियल पे, अब देखा कि साथ साथ घट रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन इक्वल नहीं हो रहे हैं। साथ साथ बढ़ना और साथ साथ घटने में फर्क होता है। जो हो रहे हैं, 3 गुना यहाँ किया, 3 गुना ये हो गया, इसको आधा किया, ये भी आधा हो गया, साथ साथ घटना, साथ साथ बढ़ना, लेकिन इक्वल नहीं हो रहे हैं। 30-30 नहीं देखने को मिला, 20-20 देखने को नहीं मिला। मतलब कि रेजिस्टेंस है इसमें, ये कुछ तो है जो रोक रहा है। यहाँ पे कितना रोक रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 51, 52। इस मटेरियल का रेजिस्टेंस है, रुकावट है 2 का, मतलब कि मैं इसको ओम बोलूंगा क्योंकि ये मेरा काम कर सकता है। मैं चाहता हूं कि वोल्टेज को स्थिर कर दूं और करंट को बढ़ा दूं, जो नहीं हो रहा है वो शायद रेजिस्टेंस की मदद से हो जाए, कभी संभव हो जाए। सेकंड कंडीशन में आ गए फिर से एक्साइटमेंट में कि कुछ तो निकला मुझसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको भी काटा 4, मतलब इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी 4 ओम है। उन्होंने इस प्रकार से पता लगाया। अब उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, जबकि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। 2 बातें पता चली। और तीसरी बात उनको ये पता चली कि मटेरियल मटेरियल पे फर्क पड़ता है। अगर मटेरियल बहुत ज्यादा डेंस है तो रेजिस्टिविटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रो RHO। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से ऐसा ही कुछ मटेरियल लिया, थोड़ा चौड़ा मटेरियल लिया और बाद में इसे 3 मीटर के वायर से जोड़ दिया और करंट को पास होने दिया। अब करंट यहाँ पे क्या था ना, उनको स्पेस मिल रही थी, एरिया ज्यादा है, यहाँ 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 यहाँ,
आराम से फ्लो कर रही है यहाँ तक, लेकिन यहाँ आने के बाद अब उनको जगह नहीं मिलेगा पहले की तरह अब जगह नहीं मिलेगा, अब उनको एक एक करके चलना पड़ेगा। पहले तुम जाओ फिर मैं, कोई बात नहीं दोस्त, 3 मीटर का काम है। तब तक ओम ने सुन लिया, इसको एक्सटेंड कर दिया और 4 मीटर लगा दिया, अब हो गया 7 मीटर। अब देखने को यहाँ यह मिल रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल नहीं था, यहाँ करंट फ्रीली फ्लो कर रहे थे। जब करंट फ्रीली फ्लो करे तो रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा एरिया कम। अब एरिया कम हो गया, लेंथ ज्यादा हो गया, इतना तो खैर झेल लेते, अब हमको डबल झेलना पड़ेगा, अब हमको ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब वो फ्रीली फ्लो नहीं कर सकते, उनको एक रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए। अरे रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब लेंथ ज्यादा, कहने का मतलब ये है। अब इसको मैं फॉर्मूला बना के लिखूंगा, R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई लेंथ बाय एरिया। अब हम इसे सॉल्व करके देखें एक बार। चलिए रेजिस्टेंस लेते हैं 0.5 ओम का, लेंथ लेते हैं 5 मीटर का, तो एरिया भी हम मीटर में लेंगे, लेकिन एरिया में कितना लेंगे नहीं पता। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू मैंने लिया 5 मीटर फिर से। चलिए अब मेरे पास वैल्यू मिल गया है, मुझे मटेरियल का डेंसिटी खोजना है। तो रेजिस्टेंस लगाऊं 0.5 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई 5 बाय 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, कुछ ऐसा। ये ऐसा कटा, ये ऐसा कटा, बिल्कुल कटा, काटना था काट भी दिया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7.85 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में लेते हैं हम लोग वैल्यू तो किलोग्राम नहीं होता, ग्राम होता, पर सेंटीमीटर क्यूब होता। यूनिट, रो का यूनिट, डेंसिटी ऑफ मटेरियल का यूनिट इतना होता, लेकिन हमने मीटर में लिया था। तो एक चीज तो समझ में आ गई उनको, ओम को, कि ये डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की, उसी को हमें कांस्टेंट करना है यहाँ पे। अब उन्होंने बताया when every physical property of material is kept constant। फिर से बता रहा हूं, कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट यहाँ पे भी नहीं है। डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जो उनका प्रॉपर्टी है, जो वो नेचुरली है, उनको वैसे ही रहने दो। उनके टेम्परेचर में बदलाव मत लाओ, उनके प्रेशर में किसी भी प्रकार का बदलाव लेके मत आओ, जैसे हैं वैसे रहने दो। टंगस्टन जैसा है नेचुरली वैसा रहने दो, कांस्टेंट कर दो, केप्ट कांस्टेंट। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, मतलब कि वोल्टेज, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इससे पता चला, when every physical property of material or circuit or a wire is kept constant, then electric potential is directly proportional to electric current। उन्होंने डायरेक्टली रेजिस्टेंस को मेंशन किया ही नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा। मटेरियल सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स होंगे रुकने के लिए, यही मॉलिक्यूल्स रुकावट बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं। जितने डेंस होते हैं ये, रेजिस्टिविटी मटेरियल की इतनी ज्यादा होती है। ओके, इतना हम समझ गए। अब हम इनके ग्राफ पे ध्यान देंगे। इनका ग्राफ भी चीख के बोलता है कि रेजिस्टेंस को इन्होंने नहीं ढूंढा, रेजिस्टेंस ने इनको ढूंढा। क्योंकि
क्योंकि इन्होंने वोल्टेज और करंट पे ही काम किया था। सीधा एक लाइन बनाया इस प्रकार से, ये इनका ग्राफ था। ये क्या दर्शा रहे थे इसके माध्यम से, 0 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये क्या दर्शाना चाहते थे कि जब वोल्टेज यहां तक पहुंच रहा है तो करंट भी यहीं तक पहुंचेगा। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, वोल्टेज यहां है, करंट यहां है, सीधा बराबर। वोल्टेज यहाँ, करंट यहाँ, वोल्टेज यहाँ, करंट यहाँ, मतलब कि बराबर प्रोपोर्शनल है, V प्रोपोर्शनल टू R। ये इन्होंने कहा था और यहां से फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाय आई नीचे है, V I डिविजिबल था, अभी भी डिविजिबल है। इस प्रकार से फॉर्मूला, इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा है। अब हम देख लेते हैं कुछ इक्वेशन रेजिस्टेंस को लेके। चलिए, मैंने एक दो, ये जंक्शन और ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 4, ये भी जंक्शन और यहाँ पे एक आखिरी सा है। फिर यहाँ पे लगा है वोल्टामीटर, यहाँ पे लगा है वोल्टामीटर जो 400 वोल्ट मेजर कर रहा है। और ये 5, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5। अगर सीरीज में है, मतलब कि लाइन में है, एक लाइन में रेजिस्टेंस अगर एक लाइन में है तो स्ट्रेट ऐड करना है, 5 + 5 10। अगर पैरेलल है, ऊपर नीचे है, तो 1/r, टोटल r क्या निकलेगा, 1/r1 + 1/r2, जितना मिला है आपको r3 r4 r5 बढ़ते जाइए। मेरे पास 2 है, मैं 2 पे काम करूंगा, 1/10 + 1/10 इज इक्वल टू 10/2। इसको रेसिप्रोकेट करूंगा, 1/r था ना, मुझे क्या चाहिए, बस r चाहिए। 1 को नीचे रखिए, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको कर दिया मैंने पलट 2 5, मतलब कि इसका एवरेज आएगा 5। तो 5 + 5 ये भी सीरीज में हो गया, यहाँ पे भी 10, मतलब कि 20। टोटल रेजिस्टेंस 20 आया। तो R इज इक्वल टू V/I। कह दिया कि आप करंट खोजिए, करंट निकालिए। कैसे निकालिएगा, I लगाइए, सॉरी R लगाइए, V लगाइए 400 और I। इस प्रकार से आप करंट को निकालिएगा। अब देखिए क्या होता है, ये 0 घटा, ये 0 घटा, 2 2, I इज इक्वल टू 20 एम्पियर, करंट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, वैल्यू आ गया। ऐसे आपको काम करना होगा। अब ओम का जो ये नियम है, ओम्स लॉ, ये ओमिक कंडक्टर पे ही काम करता है। ओमिक कंडक्टर मतलब मेटेलिक कंडक्टर, क्योंकि उन्होंने मेटल पे काम किया था, बहुत सारे मेटल्स के वायर पे काम किया था। कोई बहुत डेंस थे, कोई बहुत लाइट, मतलब हर मेटल की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी, और जो जितना डेंस उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा। जैसे कि लाइट में होता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आई, अपने आप को रोक लेगी, स्लो कर लेगी। उसी प्रकार से करंट भी ज्यादा डेंस मीडियम में जाएगी तो अपने आप को रोकेगी, स्लो करेगी। ठीक है, मतलब कि उनको मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वहां पे काम नहीं करता। वहां पे आयंस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, वहां केमिकल्स काम कर रहे थे मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में। करंट यहाँ भी काम जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वायर के माध्यम से। यहाँ मीडियम कौन है, वायर है, और वायर मटेरियल का बनता है, मेटल का बनता है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का बनता है। तो ओम्स लॉ ओमिक कंडक्टर भी काम करता है मेटल्स पे, मेटेलिक कंडक्टर, ये आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज के सीरीज में सबसे पहला टर्म आपने सुना होगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब सीधा क्षमता होता है, क्षमता, पोटेंशियल ज्यादा है मतलब कि क्षमता ज्यादा है। क्षमता मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पे वोल्टेज होता है। वोल्टेज
मुझ में ज्यादा क्षमता है, मैं ज्यादा सामान फेंक पाऊंगा, मुझ में क्षमता कम है, मैं सामान कम फेंक पाऊंगा। उसी प्रकार से अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा पास करेगी, अगर वोल्टेज कम, करंट का फ्लो भी कम। लेकिन पोटेंशियल वोल्टेज कैसे हो गया, एक कैसे हो गया, तो आइए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। एक सेल है, इसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में ही क्षमता होगी, इसकी अपनी क्षमता, इसकी अपनी क्षमता। क्षमता किस बेस पे, तो दोनों में चार्जेस है, एक में कम एक में ज्यादा, एक में कम एक में ज्यादा। अब यही डिफरेंस को कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इनके डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी। दोनों में जितनी दूरी होगी, दोनों के पोटेंशियल में जितनी दूरी होगी, वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी। द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी ज्यादा वोल्टेज, उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और जितना अच्छा वोल्टेज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इतना हम समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, वोल्टेज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले हम जान लें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की काम कहाँ करता है, ये होता कहाँ है, तो सेल के अंदर ही होता है। सेल में पहला तो एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। अब दोनों टर्मिनल में क्षमताएं होंगी अपनी अपनी। इनके डिफरेंस को कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा ईएमएफ में क्या समझना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि ये स्विच ऑफ है, ये काम पे नहीं है, अभी बल्ब नहीं जल सकता, ये काम पे नहीं है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ है तो ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ का मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं हो जाएगा डायरेक्टली, सीधा सीधी ये मतलब नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा घुमा के है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जनरेट हो रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जनरेट हो रही है। अब हम तो जानते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्जेस फ्लो करते हैं, वो तो करेंगे, फ्लो कर रहे हैं। एक एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज एक एनर्जी जनरेट हो रही है। इसी एनर्जी को फोर्स कहा जाता है। यही एक फोर्स बन के आएगा जब हम स्विच ऑन करेंगे, जाके बल्ब जलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी फोर्स को कहा जाएगा वोल्टेज। मान लीजिए 10 जूल की एनर्जी पर यूनिट चार्ज एक चार्ज में जनरेट हुई, मतलब कि इन दोनों में इतना डिफरेंस था कि 10 जूल की एनर्जी जनरेट हो गई। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्जेस गए, मतलब एक वर्क हुआ, वर्क होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी हम जूल में लेते हैं, तो इतना डिफरेंस था इनमें कि 10 जूल का एनर्जी जनरेट हो गया। तो वोल्टेज में क्या बोलेंगे, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनल वोल्टेज पे। ये कब होता है, जब हम स्विच ऑन कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। The difference in potential of two terminals in closed circuit, switch on। बस इतना ही फर्क है। यहाँ एनर्जी जनरेट हुई है, अब एनर्जी जाएगी, बल्ब जलाएगी, यही काम करेगी। अब हम देखते हैं ये बल्ब क्या है। बल्ब ना करंट पीता है, जो करंट पीता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, रुकावट का काम करता है। तो ये बल्ब 12 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना रुकेगा। अंदर 10 वोल्ट की वोल्टेज जनरेट हुई है। अब सवाल यह है, जो यहाँ पे 10 वोल्ट का जनरेट हुआ है, 10 वोल्ट, आपको लग रहा होगा बाहर भी उतना ही जाएगा, उतना नहीं जाएगा, कम जाएगा। कम क्यों जाएगा, क्योंकि इस सेल में हुआ है। अब सेल में बहुत सारी रुकावटें भी होंगी। आपने कभी सेल को तोड़ा है, बैटरी को, उसमें मेटल होंगे, मटेरियल होंगे, धूल मिट्टी मसाले केमिकल्स क्या क्या होते हैं, ये सब एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा आर से हम डिनोट करते हैं इसे। अब रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, ये रुकेगा,
जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ये करंट को पास होने देगा, अपने क्षमता के अनुसार पास होने देगा, लेकिन रेजिस्टेंस रोक लेगा, तो कम करंट भी कम गया क्योंकि रुक गया है, और वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो हम देखें कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए एग्जांपल लेते हैं। 2 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है 10 वोल्ट के चार्ज से, और ये बाहर जो है बल्ब वो 12 रेजिस्टेंस है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं कितना निकलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये देख लेते हैं। तो वोल्टेज बाय करंट माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वोल्टेज 10 का है, करंट 2 का है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 का है। 5 माइनस 12 कितना हो रहा है? 7 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 7 ओम का है, ये हमने देख लिया। अब हम ये देखें कि बाहर कितना वोल्टेज गया। अंदर 10 है, बाहर कितना गया। वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ओके, ये फॉर्मूला है। तो वोल्टेज बाहर आ रहा है, EMF कितना था? 10 का था। जो चार्ज जनरेट हुआ था, चार्ज पर यूनिट चार्ज, जो एनर्जी जनरेट हुई थी, जो फोर्स जनरेट हुआ था, जो वोल्टेज जनरेट हुआ था, वो 10 का था, बराबर। उसको माइनस करेंगे I कितना था? I 2। ओके, R 7 टू 14, आगे करूंगा। 14 माइनस 10, 4 वोल्ट। मैंने कहा था कम गया। यहाँ 10 वोल्ट जनरेट हुआ है, 2 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस 7 ओम है। बाहर क्या देख रहे हैं हम लोग? वोल्टेज में गिरावट है, ड्रॉप हो गया वोल्टेज, 4 वोल्ट। वोल्टेज में गिरावट है, रुकावट है, वोल्टेज गिर गया 4 वोल्ट। अब हम क्या देखेंगे? करंट कितना है। ठीक है, था 4 और ये 12, 1/3। 1/3 मतलब 0.3 एम्पियर का करंट बाहर गया है, जबकि जनरेट कितना हुआ था? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस ने रोक लिया, साथ के रेजिस्टेंस ने रोका है। अब हम एक और चीज देख रहे हैं यहाँ पे। अंदर रेजिस्टेंस कम है, बाहर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अंदर रेजिस्टेंस कम है, लेकिन अंदर वोल्टेज ज्यादा है, और बाहर वोल्टेज कम है। अब वोल्टेज कम हुआ, करंट भी कम हो गया। करंट कितना हो गया? 0.3 कम हो गया। रेजिस्टेंस कम था, बाहर ज्यादा हो गया। ये सीधा बताता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज। ठीक उल्टा काम करता है। ये कॉपी कर लीजिए। ओके, ओम्स लॉ जो है, जब भी रेजिस्टेंस होगा ना, आप ओम्स लॉ लगा दीजिएगा। किसी भी ओमी कंडक्टर पे काम करता है, कोई भी मेटल पे काम करता है। जब रेजिस्टेंस होता है, जब भी रेजिस्टेंस होगा, करंट में हम ड्रॉप देखेंगे या रुकावट देखेंगे। और जब हम करंट में ड्रॉप या रुकावट देखते हैं, तो साथ साथ वोल्टेज में भी ड्रॉप या रुकावट होता है। साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ओम्स लॉ पे बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला भी लिख दो, जो ओम्स लॉ है वो भी लिख दो। ये फॉर्मूला वोल्टेज के लिए भी है, करंट के लिए भी है, और रेजिस्टेंस के लिए भी है। लेकिन जब बात करंट पे या वोल्टेज पे, आए, तब किरचॉफ के नियम को हम फॉलो करेंगे। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक करंट को लेके, एक वोल्टेज को लेके। किरचॉफ करंट रूल या फिर किरचॉफ करंट लॉ, KCL, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ या रूल। पहले हम करंट पे बात कर लेते हैं। करंट उन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग ब्रांचेस से, शाखाएं से, अलग अलग शाखा से किसी पॉइंट पे धाराएं मीट करेंगी, मिलेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं, चलेंगी। अब जाने का रास्ता कितना भी हो, मैंने तो 2 बनाया है, उनके हिसाब से कितना भी हो सकता है, 2, 4, 6, लेकिन जितनी आई उतनी ही जाएंगी, ये इक्वल रहेगा। सिग्मा करंट इन इज इक्वल टू सिग्मा करंट आउट।
सिग्मा करंट इन इज इक्वल टू सिग्मा करंट आउट। जंक्शन पे कुछ नहीं बचा, जैसे कि 3 शाखाएं हैं, यहाँ से धाराएं जा रही है, करंट जा रही है कहाँ, जंक्शन की ओर। ठीक है, जंक्शन मतलब ये मीटिंग पॉइंट। अब जंक्शन के बाद क्या करेंगे, पार्टी निकल जाएगी। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते से निकल गए। अब यहाँ करंट क्या होगा नहीं पता, यहाँ करंट क्या होगा नहीं पता, यहाँ करंट क्या होगा नहीं पता, और तीनों करंट जाके पॉइंट पे मिल गए और 2 वे से निकल गए, 2 रास्ते से निकल गए। टोटल करंट जितना भी होगा, जो एंट्री ले रहा है एग्जिट भी उतना ही होगा। ठीक है, इन इज इक्वल टू आउट। एग्जांपल लेते हैं, 5 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर। अब निकलने का रास्ता 2 है। यहाँ से 7 एम्पियर निकला, तो यहाँ से कितना निकलेगा, कैलकुलेट। 5 5 10 4 14, टोटल 14 गए, तो 14 को निकलना भी है, 7 यहाँ से निकल गया, बाकी 7 यहाँ से निकलेगा। अब हम लिखेंगे कैसे, सवाल तो ये आता है कि लिखा कैसे जाए। 2 तरीके हैं, आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपना जंक्शन हो गया 1 2 3 और यहाँ से 2 भाग में निकल गए, एंटर एग्जिट। ओके, करंट 1, करंट 2, करंट 3, करंट 4, करंट 5। इतना क्लियर। अब जो जंक्शन की ओर जा रहे हैं उनको एक जगह लिखिए प्लस साइन के साथ, I1 I2 और ये I3, और जो जंक्शन से निकल गई उन्हें माइनस के साथ, I4 I5। सब कट पिट के बराबर हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा। और दूसरा तरीका क्या है, आपको माइनस नहीं लगाना, प्लस प्लस पे काम बन जाएगा। शर्त क्या रखिएगा, बीच में इज इक्वल टू लगा दीजिएगा, और इज इक्वल टू के इस पार जाती धारा I1 I2 I3, जाती धारा एक जगह और निकलती धारा एक जगह, I4 प्लस I5। अब घूम फिर के ये दोनों इक्वेशन देखिए जैसा है, आप इन दोनों का जगह चेंज कीजिएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। 1 2 3 और ये 4, ये मीटिंग पॉइंट, 1 और 2 से निकले। ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 + 3 + 2 + 3, एक जगह लिख दिया। अब जाती था एक जगह लिखेंगे, यहाँ से निकला 6 एम्पियर, 6 और हमें दूसरा नहीं पता x, 3 to 5 5 10। ओके, 10 एम्पियर इज इक्वल टू 6 प्लस x, जगह चेंज होगा, 10 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर इज इक्वल टू x, 4 एम्पियर इज इक्वल टू x। पता चलेगा यहाँ से कितना निकला, 4 एम्पियर, मतलब 3 to 5 10, टोटल कितना हुआ इसका 10 एम्पियर, और यहाँ 6 और 4 10 एम्पियर। जंक्शन पे क्या बचा, कुछ नहीं, 0। जैसे कि अपना लॉ बता रहा है, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन या फिर नोड। जंक्शन मतलब जहां 2 अलग अलग धाराएं मिलकर एक तीसरा बनाए, या फिर 2 से ज्यादा धाराएं। और नोड क्या होता है, धारा 1 और ये दूसरा धारा, ये पॉइंट को नोड बोलेंगे। कोई तीसरा चौथा कुछ नहीं, कोई नया निर्माण नहीं हुआ, कुछ नया निर्माण नहीं हुआ। द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन या फिर नोड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जितनी आई उतनी चलेगी। टोटल करंट एंटरिंग will be equal to total current leaving the junction. Therefore, the algebraic sum of
जो हम ये कर रहे हैं, ये इक्वेशन बना रहे हैं, द algebraic sum of current meeting at the junction is 0. मीटिंग एट द जंक्शन इज 0. जंक्शन पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा. कुछ नहीं बचा तो 0. ठीक है. चलिए, ये लॉ जो है ये किस बेसिक लॉ पे बेस्ड है? किस बेसिक लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कोई चार्ज का क्रिएशन नहीं हुआ, कोई चार्ज कहीं नहीं गया, जितने आए उतने चले गए. लेकिन मैंने चार्ज क्यों लिखा? सिंपल सी बात है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट. चलिए, ये क्लियर. अब आते हैं वोल्टेज पे. केवीएल, किरचॉफ ने यहां क्या कहा? The voltage change around any closed loop of a circuit is zero. Of a circuit is zero. वोल्टेज में जितनी भी बदलाव आए, जो मेन वोल्टेज था, मैं समझाता हूं. जैसे कि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ एक सेल लगा है, यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ फिर एक सेल लगा हुआ है, ऐसा. ठीक है. अब पहले आप समझिए कि बैटरी और सेल में फर्क क्या होता है. तो सेल मतलब सिंगल, और जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो बैटरी का रूप ले लेते हैं. जैसे कि सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 5. ओके. अब पहले हम सेल पे बात कर लेते हैं. सेल में क्या होता है? चार्जेस जो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, नाम है पता है. तो ये ट्रैवलिंग में क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कितनी जूल की एनर्जी क्रिएट हुई, ये सब है. उसी को हम वोल्टेज कहते हैं, है ना. ईएमएफ में हमने पढ़ा था इसको, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं. ईएमएफ में हमने पढ़ा. तो यहाँ मैं ई लिखूंगा, ई फॉर ईएमएफ. यहाँ पे भी मैं ई लिखूंगा, है ना. वोल्टेज लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप. ठीक है. और जो अपना मेन बैटरी, ये तो सेल है, ये बैटरी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज बन के निकल रहा है, एक काम करेगा. क्या काम करेगा? जिसको काम मिला हुआ है. ये क्लोज लूप आप देख रहे हैं, ए बी सी डी. वोल्टेज को क्या करना है? वोल्टेज को अपने क्षमता जो क्रिएट हुआ है क्लोज लूप में, उस क्षमता के अनुसार करंट जाएगी. यहाँ एक बल्ब लगा होगा, यहाँ एक बल्ब लगा होगा, यहाँ एक बल्ब लगा होगा, सबको काम पे लाएगी. और साथ ही साथ जो जनरेट हुई है वो वेस्ट भी तो होगी. रेजिस्टेंस है तो करंट गिरेगा, वोल्टेज गिरेगा, है ना. वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से लास्ट फिर ए तक आ गया. आते आते जीरो हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं. पहला चीज ये याद रखिएगा, बचेगा कुछ नहीं. सिग्मा वी एन इज इक्वल टू 0, जहां एन का अर्थ है एलिमेंट वोल्टेज, मेन वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, ये वाला. बचेगा कुछ नहीं. अच्छा, जब रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप, और सेल है तो वोल्टेज में इंक्रीज आएगा. ये सेल है तो इंक्रीज आएगा. तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है. लेकिन क्लोज लूप में द वोल्टेज चेंज अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट इज 0. ठीक है. एक चीज हमने समझा कि जितनी जनरेट हुई उतनी खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, 0. ठीक है. अपना काम किया. कहने का मतलब ये है, ये बैटरी इसी सर्किट के लिए बनी थी, तो अपना काम किया है इसने. ये अगर हम गाड़ी में लगाते तो ये काम नहीं करती. ये इसी सर्किट के लिए है. इस सर्किट के अनुसार इसने अपना करंट फ्लो होने दिया और खत्म भी होने दिया, मतलब कि वर्क डन हो रहा है. तो ये बैटरी इसी के लिए है. ये समझ गया. अब दूसरा समझते हैं.
सिग्मा वोल्टेज राइज, राइज कब होता है? जब उसे रास्ते में सेल मिल जाए। सेल मतलब एक एनर्जी जनरेट होता है पर यूनिट चार्ज, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो एड अप हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस जब है तो वोल्टेज में गिराव है ना, ड्रॉप आएगा। तो वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, इक्वेशन बनाएंगे कैसे? सवाल तो यहाँ पे ही आ रहा है। तो करंट तो फ्लो करता ही होगा, मान लीजिए इस प्रकार से कर रहा है, इस रास्ते में ऐसा 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 फ्लो कर रहा है, तो हम करंट के रास्ते से जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस मिला, मतलब कि करंट में उसके हिसाब से गिरावट आएगी, तो हम लिखेंगे करंट को और दिए गए रेजिस्टेंस को, हमारा वोल्टेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, और यहाँ पे जो मेन वोल्टेज है इसको भी हमें डिफाइन करना है। इसको हम इज इक्वल टू के इस पार लिखेंगे, मेन वोल्टेज मैं MV लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कैसे इज इक्वल टू MV, जितना है उतना जाना है। V1 V1 के बाद क्या आ रहा है? सेल आ रहा है। सेल में एक नेगेटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको जो दिखे पहले जो साइन दिखे वही साइन लगा दीजिए। प्लस ई, मुझे तो प्लस दिखा, मैंने प्लस लगा दिया। आगे बढ़ जाइए, प्लस V2, फिर एक सेल मिला। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहले माइनस है फिर प्लस है, तो मुझे क्या दिखा? माइनस दिखा, माइनस ई, फिर तीसरा वोल्टेज दिखा प्लस V3। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बस वोल्टेज यहाँ लिख दीजिए इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी इन वोल्टेज के लिए IR का प्रयोग कीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब का वैल्यू इसके बराबर होगा, खत्म। ये तो पहले कट रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, बचा 1 2 3, ऐड कीजिएगा इसके बराबर आएगा, खत्म, 0 कुछ नहीं बचा। करके देखें, एक एग्जांपल लेके देखें, जरूर। ओके, किरचॉफ रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओ, यहाँ पे 2 ओ, यहाँ पे 3 ओ, 1 2 3। तो करंट कितना है यहाँ पे करंट लेता हूँ मैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और यहाँ पे 3 एम्पियर। इतना क्लियर? और यहाँ पे जो अपना मेन बैटरी है ये रिलीज कर रहा है 10 का वोल्टेज, 10 का वोल्टेज रिलीज कर रहा है। अब हम देखें करंट इस प्रकार से गई, इस प्रकार से गई, इस प्रकार से गई, खत्म, समाप्त। यही समाप्त हो जाएगी, यहाँ पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो V कितना है अपना 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। ओके, 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। जितना आया उतना खत्म हो गया, बचा क्या? 0, कुछ नहीं बचा, मीनिंग कुछ नहीं आया। इसको हम साइन चेंज कराएंगे, मतलब इज इक्वल टू के इस पार लेके आएंगे, तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। किरचॉफ यही कहना चाहते थे। पहला तो जो एलिमेंट वोल्टेज है, जो मेन वोल्टेज है, वो अपना काम करेगा, वो थ्रू आउट सर्किट काम करेगा, इस क्लोज लूप में काम करेगा और खत्म हो जाएगा। अगर घड़ी की बैटरी है, वो घड़ी के हिसाब से अपना काम करेगी, उसको हम गाड़ी में नहीं लगा सकते, वहाँ वो काम ही नहीं करेगी। वो घड़ी की बैटरी है,
घड़ी वही काम कर रही है, अपना पूरा काम कर रही है जितना कर सकती है। यही बैटरी हम गाड़ी में लगा दें, कुछ नहीं होगा, तो बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पे हम बड़े वाले बैटरी को देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना, गाड़ी वाली। कुछ नहीं बचा, जीरो। और वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, जितना चढ़ा उतना घटा, जितना चढ़ा उतना घटा। अच्छा, ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस बेसिक लॉ पे आधारित है? किस बेसिक लॉ पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों? चार्जेस from lower potential to higher potential, charges traveling from lower potential to higher potential। इस ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है? एनर्जी जनरेट हो रहा है पर यूनिट चार्ज, इसी को वोल्टेज। एनर्जी क्या है? क्षमता है। वोल्टेज क्या है? क्षमता है। इस सर्किट की क्षमता क्या है? 10 वोल्ट। समझे? तो ये दो नियम, एक तो करंट पे, एक वोल्टेज पे।